जय हिंद प्यारे छात्रों। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स की पढ़ाई करेंगे और क्लास 12th के फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो क्लास 12th के फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है। इसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये हम लोग देखने वाले हैं, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और इसमें हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण से अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण। हमने पिछली क्लास में, आपको याद होगा, कि विद्युत द्विध्रुव पढ़ा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है, अब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ा है। तो अब हमारा सवाल है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये अपना वीडियो लेक्चर नंबर 7 है। बाकी के 6 भी आप प्ले लिस्ट में हमारे जाकर के देख सकते हैं। और ये आज के क्लास में हम लोग इसी चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं है क्या चीज़। तो इसको पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ बेसिक बातों को जान लो। बेसिक बातें जैसे कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, दोनों का परिमाण समान होता है, दोनों ही क्यू रहेंगे, मगर दोनों पर जो आवेश होगा वो विपरीत होगा, अपोजिट चार्ज होंगे। यानी एक माइनस तो दूसरा प्लस। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम लोग 2L लेते हैं, ठीक है। और इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, ठीक है। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर Q इंटू 2L। ये आपकी छोटी सी रिवीजन हो गई है विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। कुछ चीज़ों को और देख लिया जाए, जैसे कि अगर आपके पास इस पॉइंट पर आवेश Q है, ठीक है, प्लस Q है, इससे R दूरी पर, इससे R दूरी पर कोई पॉइंट है, अगर वहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, E बराबर, शॉर्टकट में लिखो, K इंटू क्यू है तो Q, और दूरी R है तो बटा R²। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है। देखो क्या आपको ये चीज़ें आती हैं। अगर ये चीज़ें आती है तभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न को बनाने से पहले हमें ये सभी चीज़ें आनी चाहिए, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक बात। किसी भी आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E बराबर K इंटू क्यू बटे R²। आप K का वैल्यू भी रख सकते हो, K का वैल्यू होता है 1/4πε0 Q बटा R²। ये वाला वैल्यू भी रख सकते हो। तो ये हो गया अपना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये हो गया अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी एक बिंदु आवेश के कारण, ठीक है। कुछ और भी चीज़ों की हमें लोग जरूरत पड़ेगा, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। और उसके बाद a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, a² माइनस b² होता है, ठीक है। अगर दोनों पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम लोग होल स्क्वायर लगा सकते हैं। बिल्कुल इस चीज़ की हमें अभी जरूरत पड़ेगा। और एक बात आप और सीख लो, आखिरी आखिरी, फिर हम लोग चलेंगे अपने आज के क्वेश्चन पर। वो ये है कि अगर a² माइनस b² है आपके सामने, ठीक है, a² माइनस b², और अगर a जो है b की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा है, a जो है बड़ा है b की तुलना में बहुत ज़्यादा, तो फिर a² में जो b² को घटाएंगे, इस b² को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, इसको हम लोग लगभग बराबर कह सकते हैं a² के। ये बातें पता चली। जैसे कि a जो है b से अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो फिर a का स्क्वायर करके उसमें से b का स्क्वायर करके घटाओ तो वो बहुत ही कम होगा b का स्क्वायर। b के स्क्वायर को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, 1 लाख रुपया, और उसके पास एक तरफ 2 रुपया भी है, 2 रुपया भी है। तो अब वो क्या कर रहा है, 1 लाख रुपया का स्क्वायर करके फिर 2 रुपया का स्क्वायर कर रहा है। मान के चलो 2 रुपया उसका खो गया, ठीक है, तो बोलेगा कि अच्छा आपके पास टोटल कितने पैसे हैं, तो वो हमेशा 1 लाख का स्क्वायर बोलेगा। उसकी तुलना में जो 2 का स्क्वायर होगा 4 रुपए, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। सीधा सीधा वो व्यक्ति बोल सकता है कि मेरे पास 1 लाख स्क्वायर रुपया है, ठीक है। तो ये जो 2 है प्लस में माइनस में है तो हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। खैर अगर अच्छी ये चीजें समझ में आ गई तो अच्छी बात, नहीं आई तो देख लेंगे, एक बार और देखेंगे तो वहां पर पता चल ही जाएंगी, ठीक है। चलो कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि अपने पास क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका नामकरण हम लोगों ने ए बी रखा है। प्रश्न को पढ़ोगे क्या, प्रश्न को पढ़ो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, ये तो हमने पढ़ा हुआ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
परिभाषा जानना चाहोगे एक बार और जान लो। किसी विद्युत क्षेत्र में, मान के चलो ये प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र है, स्थित परीक्षण आवेश यानी क्यू नोट पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को, इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये परिभाषा हमने पढ़ा हुआ है। अब हम लोग इस पे फोकस नहीं करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे इस वाले क्वेश्चन पर कि एक विद्युतीय द्विध्रुव की अक्ष पर यानी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2015 में, 19 में, बीएसईबी 2015 में, एमपी बोर्ड 2020 में पूछा गया है। इसके अलावा और भी ये चीजें झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। तो इन सभी बोर्ड के विद्यार्थी बड़े ध्यान से सुनेंगे। और सबसे पहले हमने क्या माना कि अपने पास ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, इसमें आवेश है -q और +q, विद्युत द्विध्रुव है ना। और विद्युत द्विध्रुव है तो इनके बीच की दूरी हम लोग क्या लेते हैं, 2l लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने 2l ले लिया। ठीक है, अब इसका जो मध्य बिंदु है O, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर, मान के चलो r दूरी इस जगह पर आया, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु है P और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। कैसे, आप भाषा में इस चीजों को आपको लिखना भी पड़ेगा, आपने जो चीजें माना है। जैसे कि हमने देखो लिखा हुआ, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, इनके आवेशों -q और +q के बीच की दूरी 2l है, वो चीजें तो हमने कर लिया। अब लिखा है इसके मध्य बिंदु O से r अक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। अगर बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करनी है तो आपको -q से बिंदु P की दूरी मालूम होनी चाहिए और +q से भी बिंदु P की दूरी मालूम होनी चाहिए। हम लोग दूरी पता कर लेंगे, बड़े आराम से करेंगे। कैसे, तो चलो देखते हैं कैसे दूरी मालूम होगा। ये बातें तो आपको निश्चित तौर पे मालूम होगा कि अगर ये विद्युत द्विध्रुव है तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। अगर हम लोग इसको आधा आधा लिखें तो l और l के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लोग आधा आधा l और l के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से सोचो कि -q से अपने पास जो दूरी है, -q से बिंदु O तक की दूरी कितनी मालूम चल गई, अब तो हमारे पास l हो गया। ठीक है, -q से बिंदु O तक l है और O से बिंदु P तक की दूरी क्या है, ये देखो यहाँ पर नीचे में हमने लिखा हुआ है r है। -q से O तक l और O से P तक l, तो टोटल क्या हो गया, -q से सीधे P तक चलो तो r + l हो गया। आवेशों -q से बिंदु P की दूरी कितनी होगी अपनी, r + l हो गई। अच्छा, +q से बिंदु P की दूरी क्या होगी, +q से बिंदु P की दूरी निकालने का प्रयास करो तो देखो इसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे O से P तक तो हम लोग जानते हैं कि r है, ठीक है, O से P तक तो हम लोग जानते हैं कि r है, मगर हमें चाहिए केवल +q से बिंदु P तक की दूरी, इतनी दूरी चाहिए। तो अगर इतनी सी दूरी चाहिए तो हमें ये वाला दूरी घटाना पड़ेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, अपना r हो गया, मगर हमें तो केवल इतना सा दूरी चाहिए, तो ये वाला पार्ट हमें घटाना पड़ेगा। तो ये पूरा r, इसमें से इतना को घटा दो, यानी O से लेकर के B तक, O से लेकर B तक, O से B तक है L, तो ये जो बाकी बचेगा कितना बच जाएगा, r - l बच जाएगा। तो ये दूरी अपनी हो गई r - l। ये बात भी आप नीचे लैंग्वेज में लिख देना। देखो लिखा हुआ है आवेशों -q और +q से बिंदु P की दूरी क्रमशः r + l है और r - l है। ये आपका हो गया डायग्राम, और नीचे में आपको कुछ भाषा लिखनी पड़ती है जो कि आप लिख सकते हो। सभी लोग ध्यान से देख लो, एक बार और मैं डायग्राम को बना देता हूँ तेजी से ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हमारे पास ए बी क्या है बच्चा पार्टी, एक विद्युत द्विध्रुव है जिनके आवेश है -q और +q, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2l। ठीक है, इसका जो मध्य बिंदु है O, इसी मध्य बिंदु O से r दूरी पर कौन है, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। क्योंकि ये दोनों 2l है और मध्य बिंदु O है तो आधा आधा करेंगे तो ये l हो जाएगा। ठीक है, आधा आधा करेंगे तो l हो जाएगा। -q से सीधे P की दूरी अपनी बड़ी होगी, लंबी होगी, ये r + l हो जाएगा, जबकि +q से बिंदु P की दूरी हो जाएगी अपनी r - l। ये था आपका शॉर्टकट में डायग्राम, जिसे मैंने जल्दी से एक बार और रिपीट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने डायग्राम देख लिया और ये नीचे भाषा भी लिख दिया, तो अब हमें करने पड़ेंगे कुछ कैलकुलेशन। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी अभी ले सकते हो, या फिर PDF भी आप हमसे मांग सकते हो, स्क्रीनशॉट ही कर लो, लिखने में अच्छी बात होगी। ठीक है, अब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं ना।
वैध द्विध्रुव के कारण। तो शुरू करेंगे पहले माइनस क्यू के कारण, आवेश माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर क्या चाहिए हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो इसको मैं मान लेता हूँ E1, और हमने फॉर्मूला अभी तुरंत पढ़ा था, दिखाऊं जरा सा, कहाँ पर लिखा था मैंने, हाँ इस जगह पर देखो, ऊपर में देखो, आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है K×Q/R², K×Q/R²। ये फॉर्मूला हम लोग अभी लगाएंगे, ठीक है। इसके कारण माइनस क्यू के कारण R दूरी पर, सॉरी R दूरी नहीं, माइनस क्यू है तो इससे R+L दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो फॉर्मूला लगाओ, 1/4πε0 क्यू, माइनस क्यू है तो केवल हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, परिमाण लेते हैं, तो क्यू ले लेंगे, और दूरी R नहीं है माइनस क्यू से बिंदु P की, R+L है, ये हो जाएंगे R+L का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से प्लस क्यू के कारण भी आप निकाल लो, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर क्या चाहिए हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग E2 से सूचित करेंगे। और प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर, तो प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी है R+L, तो इसमें E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बटे दूरी कितनी है R-L, तो इसको हम लोग लिखने वाले हैं R-L का होल स्क्वायर। और ये अपना बन गया समीकरण नंबर 2। ये 2 समीकरण अपने बन गए। लेकिन हमें ना तो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, ना तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, हमें तो चाहिए विद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी दोनों को मिला करके, दोनों को क्या करना है, हमें मिलाना है। तो नीचे हम लोग लिखेंगे अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण, अतः किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण जब आप निकाल लोगे तो आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा, E1 + E2 करना पड़ेगा। आप इन दोनों को बड़ी आराम से जोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही अक्ष पर है, बस एक दाहिने तरफ है, एक बाएं तरफ है, ठीक है। अगर दाहिने तरफ है तो उसकी दिशा हम लोग प्लस लेंगे, और बाएं तरफ है तो उसकी दिशा हम लोग माइनस लेंगे। चाहो तो आप ये डायग्राम में भी दिखा सकते हो। चलो हम लोग दिखाई देते हैं, हम लोग डायग्राम में भी इस चीज़ को दिखा ही देते हैं, क्योंकि ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। बिंदु P पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पता करना चाहते हैं, और जब भी आपको पता लगाना हो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति, विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो वहां पर हम लोग रखते हैं परीक्षण आवेश Q0 को। याद होगा आपको, Q0 क्या है रे, परीक्षण आवेश है, Q0 है परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज हम लोग इसको कहते हैं, परीक्षण आवेश। इसकी वैल्यू कितनी होती है, +1 कूलम होता है, यानी कि इकाई परिमाण का धनात्मक आवेश होता है ये, ठीक है, इकाई परिमाण का धनात्मक आवेश, इसी को हम लोग कहते हैं परीक्षण आवेश। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं। तो जब आप परीक्षण आवेश Q0 को रखे हुए तो माइनस क्यू इसको आकर्षित करेगा, अपने तरफ खींचेगा, तो फिर E1 की दिशा अपनी इधर की तरफ हो जाएगी, ये अपना E1 हो जाएगा। और प्लस क्यू के कारण हम लोग E2 माने हैं ना, प्लस क्यू के कारण हम लोग E2 माने हैं, प्लस क्यू तो Q0 को दूर भगाएगा, तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी, E2 की दिशा। तो E2 अगर दाहिने तरफ है तो इसको प्लस में ले लो, हालांकि प्लस लिखा नहीं जाता है, मैं लिख दिया हूं आपको समझाने के लिए, और E1 की दिशा हम लोग माइनस में ले लेंगे। चलो इन दोनों की वैल्यू को पुट करो, जोड़ो, कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आ जाएगा। इतनी ही काम करनी है आपको, ज़्यादा लंबा है भी नहीं है ये, बहुत ज़्यादा लंबा है भी नहीं। चलो दोनों का वैल्यू रखते हैं। E बराबर E1 का वैल्यू कितना है, माइनस में 1/4πε0 और Q/R+L का होल स्क्वायर, और ये है प्लस में 1/4πε0 Q/R-L का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन निकलेगा, कॉमन निकाल लिया जाए, कुछ कॉमन आएगा दोनों में, जैसे कि Q कॉमन आएगा, नीचे में 4πε0 कॉमन आएगा, तो मैं Q/4πε0 यहाँ पर ले लेता हूँ कॉमन। और अंदर में बच कौन कौन सा चीज़ गया अपने तरफ, माइनस बचा हुआ, माइनस, ऊपर में नहीं कुछ तो एक बचेगा, नीचे में R+L का होल स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस Q तो बाहर गया, ये 4πε0 भी बाहर गया, तो ऊपर में नहीं कुछ है तो एक बचेगा, और ये R-L का होल स्क्वायर बच जाएगा। अब इसी का आपको भिन्न का घटा करना है, जो कि आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलो भिन्न के घटा करते हैं। Q/4πε0, ये तो बाहर में है तो रहने दो इसको,
अब इसमें हम लोग कुछ क्रिया करेंगे, ये जोड़ होगा, जोड़ या घटा जो भी कहो आप। तो जब इसमें हम लोगों की कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, एलसीएम नहीं निकल पाती, तो हम लोग दोनों को गुना कर देते हैं। सभी लोगों को मालूम होगा कि आर प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये दोनों आ गया अपना गुना में। जब आर प्लस एल का होल स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो ये प्लस वाला तो कट जाएगा, सेम सेम चीज, आर माइनस एल का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा, पहले से माइनस एक है तो माइनस में आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर माइनस एल का होल स्क्वायर से जब भाग लगाएंगे दोनों में तो माइनस वाला तो कट जाएगा लेकिन प्लस वाला ऊपर चला जाएगा। लगता है मुझे थोड़ी ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैंने जगह थोड़ा सा कम लेकर के रखा है। ठीक है, इसको पहले भर लेते हैं फिर नीचे जाएंगे हम लोग। तो अब यहाँ से आप क्या कैलकुलेशन कर सकते हो, ई बराबर क्यू बटे 4πε0 तो बाहर में ही है तो रहने देते हैं। अब देखते हैं जरा सा, माइनस है और ब्रैकेट भी खुलेगा, ब्रैकेट खुलेगा तो इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस में 2RL और प्लस में यहाँ पर आर प्लस एल का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस में 2RL और इन दोनों ही के बट्टा में क्या है, अच्छा यहाँ भी एक फॉर्मूला लग जाएगा, आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल, दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर को हटा के सोचो तो आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, लेकिन दोनों पर स्क्वायर है तो हम लोगों को होल स्क्वायर लगाना पड़ जाएगा। ऊपर में ब्रैकेट खोलो, ऊपर में ब्रैकेट खोलो तो 2/4πε0 है नीचे, ऊपर में अगर हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL के बाहर में माइनस है, तीनों का चिन्ह बदल देना, आर स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में जाएगा, एल स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में जाएगा, 2RL माइनस में है तो प्लस में जाएगा 2RL, और इनका भी ब्रैकेट खोलो, इसके बाहर प्लस है तो कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL सेम टू सेम रह जाएगा, और इन सब के बट्टा में है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर में आपकी कुछ चीज़ें तो कट जाएंगी, ऊपर में तो हमारा कुछ चीज़ कट जाएगा, जैसे आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा माइनस में प्लस में, एल स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा माइनस में प्लस में, बचा है 2RL यानी कि 4RL टोटल बचा है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा हुआ है कि ये जो आर है ना ये एल की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये जो जोड़ या घटा में है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, शुरू में ही हमने ये बेसिक में देखा था, तो आर बहुत बड़ा एल इतना छोटा सा, तो आर का स्क्वायर करके उसमें से एल का स्क्वायर घटाओगे ना तो आर स्क्वायर पर कोई प्रभाव लगभग नहीं पड़ेगा, तो आर स्क्वायर माइनस जो एल स्क्वायर है इस माइनस एल स्क्वायर को हम लोग यहाँ से छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको छोड़ सकते हैं, फिर क्या बन जाएगा अपना, देखो तो ई बराबर, इस क्यू को मैं अब उधर लिखूंगा अंदर में, या फिर अभी अभी भर रहने दो, Q/4πε0, वहाँ पर क्या होगा 2RL 4RL, ठीक है, और नीचे में क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर को अगर हम लोग छोड़ दें तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा यानी आर के पावर 4, कुछ चीज़ें कट भी जाएंगी, जैसे कि ऊपर में आर कैंसिल होगा और पावर 4 के बदले पावर 3 बच जाएगा। तो अब आप इसी को एडजस्ट करके लिखो, फिर जो होगा वही होगा आपका फाइनल आंसर, जो बचेगा वही क्या होगा आपका फाइनली आंसर होगा। और क्या बचेगा देखते हैं जरा सा, ई बराबर क्यू को मैं अंदर में लिखता हूँ 1/4πε0 बचेगा, क्यू जो है 4L के साथ गुना होगा तो क्यू गुना 4L नहीं लिख करके मैं लिख रहा हूँ 2L गुना 2, और बट्टा में कौन बचेगा आर क्यूब। और ध्यान से देखो तो इस चीज़ को हम लोग कुछ कहते हैं क्यू इंटू 2L को, शुरू में ही हमने बेसिक में पढ़ लिया था, इसको हम लोग पी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं पी, इसीलिए ई बराबर अपना आंसर क्या आया 1/4πε0 क्यू इंटू 2L हो गया पी, पी गुना 2 तो 2P बट्टा आर क्यूब। ये वही फॉर्मूला है जिसको हम लोग प्रूव्ड करना चाहते थे, जो हम लोग लाना चाहते थे, तो ये इतना सा चीज आपको लिखना पड़ेगा, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें समय तो आपको देना पड़ेगा, पेज भी भरना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इस वीडियो को बार बार दोहरा करके रिवीजन करके देखना, सीखना, समझना, किसी भी पॉइंट पर डाउट हो तो हमें बताना, ठीक है। कोई भी दिक्कत समस्या हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। चलो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो, और डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से, ये रहा अपना डायग्राम। एक बार मैं क्वेश्चन को छोटा करूँ क्या, पूरा चीज़ अगर आ जाए एक साथ तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो आराम से। हाँ, इसमें पूरा चीज़ एक साथ आ गया, आपको ये डायग्राम बनाने पड़ेंगे, थोड़ी सी भाषा लिखना है,
फिर उसके नीचे इस प्रकार से कैलकुलेशन करना। तो सारी चीज़ें एक साथ आ गई है, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो और फिर इसका प्रैक्टिस करना रह करके, ठीक है। तो आज के क्लास में हमारे पास ज़्यादा कुछ था नहीं, केवल यही एक प्रश्न था जिसको हमने अभी समझ लिया अच्छे तरीके से। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो या फिर आपका नेक्स्ट सवाल क्या है वो आप हमें अभी तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। और आप किस जगह से हैं आप वो भी हमें बताएं, किस बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम लोग आपकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं उसके बारे में कुछ सोच विचार किया जाए। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में आपके ही किसी प्रश्न के जवाब के साथ। बाकी सभी लोग मन लगा के पढ़ते लिखते रहो, क्योंकि इस बार हमें अपना रिजल्ट बेहतर से बेहतरीन करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।